बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खित्ते में सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है। कुछ अरसे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की बातें थी, बल्कि तकरीबन जंग हो ही चुकी है। अब हमने देखा कि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान कहता है कि बहुत बुरी तरीके से बदला लेंगे और भी बहुत सारी धमकियां हमें गुफ्तगू ईरान की जानिब से देखने पर आ रही है। दुनिया भर मजम्मत कर रही है, इसराइल को उस कदम की मजम्मत कर रही है कि जिसने उसमें ईरान पर हमला किया और खित्ते के अंदर एक नई आग भड़काने की कोशिश की है। सूरत-ए-हाल का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, दुनिया भर के ममालिक किस तरीके से डील करेंगे, खासतौर पर इंडिया जिसके दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। और फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स तो आ ही चुका है। अहम बात यह है कि सऊदी अरब ने भी रिस्पॉन्स किया और सऊदी अरब ने ईरान पे हमले की मजम्मत की है। इसराइल का ये हमला एक भरपूर हमला कहलाएगा। अददी कुव्वत के एतबार से इसराइल के पास 241 फ़िज़ाई जहाज़ हैं, ऐसे जहाज़ हैं कि जिसे जंगी जहाज़ कहा जा सकता है, और तकरीबन 200 जहाज़ों से हमला किया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह हमला कितना बड़ा और कितना मौसर था। इस हमले के आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे? क्या दुनिया के कुछ और ममालिक, जिसमें ख़ासतौर पर अमेरिका भी है, इस जंग का हिस्सा बन सकेगा? अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में खित्ते में आग की हरारत कितनी महसूस की जा सकेगी। प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे रऊफ़ क्लासा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। क्लासा साहब, आपका बहुत शुक्रिया साथ साथ में ज्वाइन किया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। सोलंकी साहब सर, आपका भी शुक्रिया। सोलंकी साहब, बड़ी अहम सूरत-ए-हाल, बड़ी अहम डेवलपमेंट है खित्ते के अंदर, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का पड़ोस भी है, और पड़ोस होने के साथ साथ एक ताल्लुक़ भी पाकिस्तान का ईरान के साथ बड़ा तारीख़ी है। सर, इस वक्त जो दुनिया में नई सफ़बंदी है, बदलती सूरत-ए-हाल है, इसमें किस मुल्क को किसके साथ आप देखते हैं? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, पाकिस्तान का जवाब, ये जो है वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त है, अप्रोप्रिएट है? पाकिस्तान इससे आगे क्या कर सकता है? जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, नई सूरत-ए-हाल सर क्या बनेगी? क्या ईरान रिप्लाई बैक, रिस्पॉन्स बैक भी कर पाएगा कि जब 1000-2000 किलोमीटर का तकरीबन जो है वो फासला हो, और ईरान के पास शायद टेक्नोलॉजी में भी इतनी कोई जिद्दत ना हो कि जो वो इसराइल को हिट कर सके? सर, सूरत-ए-हाल बनेगी क्या? मेरे ख्याल में जो खित्ते के जो अहम ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया है। ज़्यादा मुझे तशवीश थी कि जो मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो क्या करेंगे। तो सुबह सवेरे जो अहम मुल्क है सऊदी अरब, उन्होंने इसकी भरपूर मज़म्मत की है और इस वाक़ये को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से लेके वज़ीर आज़म, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और वो लोग जो कि बराह रास्त हुकूमत में नहीं हैं, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी या साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, तो बहुत ठोस और वाज़ेह उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है और शदीद मज़म्मत की है इसराइल की इस जारहाना कार्रवाई की। तो जो खित्ते के जो ममालिक हैं, अब ईरान और रूस का जो मौक़िफ़ है वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी इसकी मज़म्मत ही करेंगे। लेकिन ये ईरान के लिए एक बहुत कड़ी आजमाइश का मौका है, क्योंकि 80 की दिहाई में जो ईरान इराक जंग हुई थी, उसके बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने बड़े पैमाने पे ईरान इससे मुतासर हुआ है। अब ये कि ईरान क्या करेगा, अभी तक की जो मालूमात हैं, उन्होंने कई 100 ड्रोन भेजे हैं, लेकिन ड्रोन्स का मामला ये है कि क्योंकि फासला लंबा है, कोई 2000 किलोमीटर तक बन जाता है, तो उनको 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो अभी तक ईरान ने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो फायर नहीं किए। वो करेंगे नहीं करेंगे, वो मौजूद तो है उनके पास। इसके अलावा ईरान क्या कर सकता है? अभी जो उनके जो इत्तेहादी जो प्रॉक्सी कुव्वतें थी, उनमें हमास वगैरह जो है वो तो साफ हो गए हैं, और जो हिजबुल्लाह है लेबनान में वो भी नहीं है, तो सिवाय हुतीज के और उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह की तैयारियां इसराइल कर रहा है और जो अपने शहरियों को वार्निंग्स दे रहा है, उसमें इसका इम्कान भी मौजूद है कि खुद जो अमरीकी जो तनसीबात है उन पे भी कोई हमला हो, और जो दुनिया भर में जो सफारत खाने हैं इसराइल के, उन पे भी कोई हमला जो है वो मुमकिन है। तो ये सारे इम्कानात हैं। अभी इसराइल खुद कह रहा है कि हमने अभी शुरुआत की है,
और ये जंग काफी अर्सा जारी रहेगी। लेकिन अमेरिका ने ये सोलंकी साहब, इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इसराइल इतनी जो एक्सटेंसिव कार्रवाई के ऊपर कैसे चला गया? किस चीज़ ने इसराइल को इतना मजबूर किया कि वो ईरान पे हमला कर दे? हालांकि माजी में बयानात दोनों जानिब से आते रहे हैं। अब इसराइल क्या अपने दुश्मनों को एक एक ख़त्म करने की जिस पॉलिसी पर है उसमें फिर ईरान का नंबर भी आ गया है, या जो है वो कोई इसके पीछे अमेरिका के साथ होने वाली डील, अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात वो भी शामिल है कि जिसके लिए जो दबाव डाला जाए? एक तो जी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि पिछले माह जो बैनुल अक़वामी इदारा है एटमी तवानाई का IAEA, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने कहा कि ईरान जो है जो यूरेनियम की जो अफजूदगी है वो काफ़ी आला दर्जे तक ले गया है, कोई 30-40% तक, कुछ जो अंदाजे हैं उनके मुताबिक 60% तक। तो जो वेपन ग्रेड जो है हथियार बनाने का जो मामला है उसके लिए आपको 80 से 90% यूरेनियम की इनरिचमेंट चाहिए। अगर आपके पास 60% है तो 90 पर जाने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसराइल का यह कहना था कि ये किसी भी वक्त एटमी ताकत बन जाएगा, लेकिन दुनिया को यह भी मालूम है कि मशरिक़ वस्ता में एक ही एटमी ताकत है, वो इसराइल है। कोई 100 के करीब उनके पास एटमी हथियार हैं और 200 से 400 तक वो किसी भी वक्त ज़ाया किए बगैर वो बना सकते हैं। तो इसराइल का जो भी मौक़िफ़ है, लेकिन इस जो तारीख़ है पिछले 75 साल की, उसमें इस इलाके में जारहियत जो है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने की है तो इसराइल ने की है, और अभी भी ये बहुत बड़ी जारहाना कार्रवाई है इसराइल। ठीक हो गया, मैं ज़रा रऊफ़ क्लासा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। क्लासा साहब, बदलती भी सूरत हाल जो है इससे क्या इम्पेक्ट आ सकता है सर पाकिस्तान के ऊपर? जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर किसी भी कार्रवाई का नतीजा पाकिस्तान ने भी फेस किया, फिर यह है कि ईरान जो है वो क्या रिप्लाई बैक कर सकता है? कार्रवाई तो बड़ी मुनज़्ज़म थी, एक मतलब अब उसमें तफसीलात तो ज़ाहिर है कि दुनिया को पता लगी गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइल ने जो चाहा वो किया। तो इसराइल इस अमल तक क्यों पहुंच पाया कि उसने जो है वो अटैक कर दिया, हालांकि बराह रास्त तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी कोई नहीं है? मेरा ख्याल है जो आप बात कह रहे हैं ना कि बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा विद वेरी हम्बल अप्रोच। ये कन्फ्लिक्ट तो बहुत पुरानी है, और स्पेशली 79 के इनकलाब के बाद आप देखें तो ये कन्फ्लिक्ट जो है सिर्फ उसकी इसराइल की या ये ईरान की नहीं थी, ये यहाँ पे पूरे खित्ते में हमने देखा है कि कन्फ्लिक्ट थी। वो जो ईरानियन रेवोल्यूशन आया उस खित्ते के तमाम ममालिक जो हैं, स्पेशली जो एक डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं, वो सऊदी अरेबिया हो, वो उसके बाद UAE हो, कतर हो, या मिडल ईस्ट में जितने ममालिक हैं, तो वो ईरान से थोड़े से थ्रेटन फील करते थे कि जो रेवोल्यूशन ईरान में आई है अब ऐसा ऐसा हमारे यहाँ भी ये पेनिट्रेट करेगी। इवन हम आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी हमने ये चीज़ें जो है ना, इसके ये ट्रेमर्स हैं या थोड़े से अगेन हमने यहाँ पे हमने फील किए। फिर सऊदीज़ की और ईरानियंस की जो सी वार थी वो मतलब बरह रास्त तो वो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन मुल्कों में लड़ रहे थे जहाँ पे ये दोनों स्कूल ऑफ थाट्स के फॉलोअर्स मौजूद थे, वो पाकिस्तान हो या ये दीगर या ममालिक, तो दोनों साइड से फंडिंग उनको की जा रही थी। पाकिस्तान ने भी देखा है और बाकी भी ये ममालिक ने देखा है। सो ये जो आप कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट शायद कोई बरह रास्त नहीं थी, ये तो बड़ी पुरानी उसमें कन्फ्लिक्ट है। और उसके साथ अमेरिका के साथ देखें प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट है ना सर, पुरानी इनकी कन्फ्लिक्ट है। सो ये प्रॉक्सीज ही थी, क्योंकि अब तक जो हमने देखा है कि प्रॉक्सीज के जरिए ही लड़ रहे थे वो। इसमें ईरानियन जो थे उनका मोस्टली जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं उसमें उस खित्ते में लड़ी हैं या दीगर कोई अपने नेबर्स में, तो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी हैं। सो प्रॉक्सीज ने ही यहाँ तक मेरा ख्याल है मामले को उसमें लेकर आए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आज जंग हुई है, जिसकी वजह से इनको इतने भारी नुकसानात हुए हैं। वी कंडोल विद द ईरानियन नेशंस, और साफ ज़ाहिर है मुसलमानों की सिंपथीज उन्हीं के साथ रहेंगी। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं फिर हमें थोड़ा सा एक एनालिसिस भी करना पड़ता है, जो बात आपने की है कि ये कहाँ, ये कैसे यहाँ तक मामलात पहुँचे हैं। एक तो ईरानियंस मेरा ख्याल है अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर सके विद द चेंजिंग वर्ल्ड। हालांकि ईरानी डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब और बड़ी बेहतर डिप्लोमेसी समझी जाती है कि अब तक उन्होंने 79 के बाद एक उन्होंने इराक
के साथ जो भी वार वगैरह लड़ी 85-86 तक, उसके बाद उन्होंने अवॉइड किया कि हमने कोई बरह रास्त जंगे खिते में नहीं लड़नी, और बड़ी कामयाबी से उन्होंने अपने आप को बचा के रखा। माजी में देखें तो ट्रंप साहब पहली टर्म में भी उनकी कोशिश थी कि ईरान के साथ कोई मारा मारी अगर हो जाए। इससे पहले खैर उन्होंने ओबामा साहब के साथ एक डील की थी जिसको आके बाद में ट्रंप साहब वगैरह ने अपने आप को डिस्टेंस किया। सो ईरान के पास काफ़ी मेरा ख्याल टाइम था, मार्जिन था कि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, खिते में आ रहा है, खिते के कोई मुल्क जो है इस वक्त आप नोट करें उनके साथ किसी की दोस्ती नहीं है, कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो सारे ईरान से थ्रेटन फील करते थे कि एक ईरान जो है बड़ी पावर है, और ये ईरान से खुद को बचाने के लिए बाकी जितने वो खिते के ममालिक हैं वो उसका अम्ब्रेला ले रहे थे, अमेरिका का या बाकी का, अपने उन्होंने अड्डे दिए, उन्होंने वहाँ पे वेपन्स दिए। एक ही मकसद था कि आपने हमें ईरान से बचाना। सो ईरान को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट आपने खिते में अपनी जो हॉस्टिलिटी लेवल्स हैं, आपकी जो दुश्मनी के प्रॉक्सीज हैं, उनको आपने कम करना है। और हमें बड़ी खुशी हुई थी लास्ट ईयर जब ये सऊदीज़ की और इराक की और ईरानियंस की उनकी आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुए। MBA साहब ने या ईरानियन लीडरशिप ने बड़ी समझदारी से अपने हॉस्टिलिटी लेवल्स कम किए थे। तो हमें लगा कि ईरान जो है चेंज हो रहा है, बदल रहा है, अपने आप को न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ एडजस्ट कर रहा है, और शायद आप कोई ना कोई वो उसके साथ अमेरिका के साथ वो डील जो है वो कर लेगा। एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इनका अमेरिकन का एक स्टाइल है ऑफ डीलिंग विद दोज पीपल या कंट्रीज जिनको उनको लगता है कि उनकी बात नहीं मान रहे, तो उनको कोई ना कोई अल्टीमेटम वो देते हैं, कुछ घंटे देते हैं, किसी को 2 दिन देते हैं, किसी को 24 घंटे, वटेवर, कि ये चीज़ें ठीक करें। मसलन आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर उन्हें अटैक करना था 9/11 के बाद, तो उन्होंने एक ही शर्त रखी थी मुल्ला उमर से कि आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, एक ही शर्त थी उनकी। अब उन्होंने हवाले नहीं किया, पूरा मुल्क में बम्बारमेंट हुई, लाखों लोग मारे गए, वटेवर जो भी था, उनका पश्तून वली था जो अपना मेहमान नहीं देते, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन सेफ रूट दिया कि एक बंदा अगर हमारे हवाले कर दें तो हम ये मसला हल कर सकते हैं। उन्होंने नहीं मानी। खैर फिर दूसरा हमने देखा सद्दाम हुसैन, आपको याद होगा सद्दाम हुसैन को भी उन्होंने 48 घंटे दिए थे कि आप छोड़कर चले जाएं, आप अपना सेफ एग्जिट देने को तैयार हैं, तो उन्होंने नहीं लिए थे सद्दाम हुसैन ने, और बाद में जिस तरह के हालात हुए, लाखों लोग वहाँ पर भी मारे गए। एक तीसरा हमने देखा लिबिया में, देखा उन्होंने कर्नल कज़ाफ़ी को भी यही चीज़ें उन्होंने वहाँ पे ऑफर्स हो रही थी कि 50 साल आपने कर लिया, अब सेफ हो जाए। अब आप इसको कहें वो बदमाशी कर रहे थे, वो हाई हैंडेडनेस कर रहे थे, वटेवर उन्होंने किया। अभी यहाँ पे ट्रंप साहब का देखें, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले, जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ आपको, उन्होंने 2-3 दिन पहले फिर ईरान को कहा कि ना कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि आप इस पर डील कर लें। अब मैं ये समझता हूँ, हो सकता है बहुत सारे हमारे सुनने वाले ना इस बात से एग्री करें कि पूरे खिते के लोग आपसे अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, पूरा मतलब अमेरिका वी लाइक इट नॉट, बट अगेन दे आर द सुपर पावर। अगर आपको वो ऑफर्स कर रहे हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, आप नहीं लड़ सकते, आप डिफेंस नहीं कर सकते, तो अपने आप को एक्सपोज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बात है वो जो बुक है आर्ट ऑफ वार, जो है जो चाइनीज़ ये फिलासफर की लिखी हुई है, उसकी बड़ी खूबसूरत एक कोट है। उन्होंने कहा बहादुर जनरल वो होते जो जंग से बचता है, ये उनकी लाइन है बकायदा। बहादुर वो नहीं होता जो जंग लड़ता है। अभी मोदी साहब ने जंग लड़ के देख ली ना, वो भी अपने को बहादुर समझ रहे थे, मैवरिक समझ रहे थे कि मलिया मेट कर देंगे, संदूर जाएगा और तबाही फेर देंगे, तो पता यह चला बैक फायर हुई है ना। तो आर्ट ऑफ वार जो चाइनीज़ उसकी फिलासफर की लिखी हुई है वो पूरी होती है कि मोदी साहब ने जंग लड़ी तो उसका नतीजा क्या भुगता है, इतनी एम्बेरसमेंट हुई है, शर्मिंदगी हुई है, पूरी दुनिया में अकेले हुए हैं, जंग नहीं लड़ते, चलें छोटा सा खौफ दबदबा थोड़ा सा रोब आपका खड़ा था कि पता नहीं हम क्या कर देंगे। सेम गोज़ फॉर ईरान। मैं ये समझता हूँ ठीक है उनका राइट है वो जो परसू करने दें, लेकिन पूरी दुनिया को मुखालिफ बनाने के बाद, पूरे खिते में जितने मुल्क हैं उनको मुखालिफ बनाने के बाद, फिर वहाँ पे इसराइल के अंदर जो हमास ने वहाँ किया, जो 1000 बंदे वो मारे गए या अगवा हुए। सो ये जो वार थी जो अब तक बॉर्डर से दूर लड़ रहे थे, ईरान अब तक बॉर्डर से दूर अपने प्रॉक्सीज लड़ रहा था या इनके खिलाफ लड़ी जा रही थी। अब वो जंग जो है सैडली बहुत सारे लोग नहीं इत्तेफाक करेंगे, ईरान बड़ी मेहनत से उसको ड्रैग करके अपने घर तक लाया है, जो कि पहले दूर लड़ी जा रहे थे। ईरान को समझ जाना चाहिए था जब इनकी प्रॉक्सीज वगैरह को अटैक्स हुए हैं, जंग फैली है, बम्बारमेंट हुई है, कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो फिर ईरान को मेरा ख्याल है मिनिमम उस पर जाके ये मुआहदे कर लेने चाहिए, अपनी आवाम को, अपने मुल्क को इतने बड़े टेस्ट में, इतने बड़े एक उसमें नहीं डालना चाहिए। अच्छा खलासा साहब, एक इसमें सवाल और पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस जंग में कूद सकता है? आपको कहीं फील होता है कि ईरान जिस तरह से मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जो एटमी मामलात के ऊपर 2 दिन बाद होने थे, तो क्या अब अमेरिका इसके अंदर कूद सकता है? मैं ये सवाल सोलंकी साहब सर आपके पास भी लाऊंगा, लेकिन खलासा साहब से पहले जवाब ले लूँ फिर ताकि आपके पास आके ज़रा तशफ़ी करवा लूँ। तो सर खलासा साहब, अमेरिका बराह रास्त आएगा? जी
ये डिपेंड करता है मेरा ख्याल ईरान के इलेक्शन पे। इस वक्त ईरानी लीडरशिप को मैं ये समझता हूँ, माई व्यू, इस वक्त सैनिटी की ज़रूरत है, थोड़ी सी कूल होने की ज़रूरत है। अपना बहुत बड़ा नुकसान वो करा चुके हैं, अपना डिफेंस सिस्टम वो एक्सपोज करा चुके हैं। 200 जहाज़ आए हैं जंगी, उन्होंने इतने बड़े अटैक किए हैं, उनकी टॉप लीडरशिप आर्मी चीफ तक जब मतलब वो शहीद हुए, एलिमिनेट किए गए, एवरीबॉडी इज एक्सपोज, उनके टारगेट जिस तरह प्रिसाइज उन्होंने बम्बिंग की है। उसके बाद अगर आप अभी फिर भी अमेरिका के अड्डों पे या अमेरिकन जहाज़ों पे या एयर बेसिस पे अटैक करेंगे तो मेरा ख्याल दैट वुड बी डबल जियोपर्डी। इस वक्त ईरानियन को थोड़ा सा स्टेप बैक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। और अभी जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ना आपके अभी भी आपके पास है, बैठ के हमसे बातचीत कर लें, तो मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, आपको पता है जब मुल्कों को ईगो और अना के मसले हो जाए, नेशनल डिग्निटी का सवाल पैदा हो जाए कि दुनिया में देख रही है ईरानियन एक बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन है, 1000 ईयर्स ऑफ इनकी हिस्ट्री है, प्राउड हिस्ट्री है इनकी, अब उनके लिए ये बड़ा एम्बेरसिंग होगा वो इसराइल या अमेरिका के सामने वो मतलब उनकी शराइत पर मुज़ाकरात करें। लेकिन क्या करें, फिर आपके सामने ऑप्शन भी हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड में जर्मन बहुत बड़ी पावर थी, जैपनीज बहुत बड़ी पावर थे, सैमुराई हज़ारों साल के उनकी तारीख थी, जर्मन वर द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल यूरोप। लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया फिर उनको भी मुज़ाकरात पे आना पड़ा अपनी बाकी कौम को बचाने के लिए। तारीख में इस तरह की कई मिसालें हैं। लेकिन मुश्किल होगा ईरानियंस के लिए कि इस वक्त वो इतनी एक पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, अपनी कौम लोगों के सामने इन शराइत पर हैं जो उनको ट्रंप साहब ऑफर कर रहे हैं एक तरह की गन पॉइंट पे। सो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर देम। लेकिन अगर वो इस वक्त अमेरिकन को अगर ड्रैग किया, वो अमेरिकन को कह रहे हैं हम नहीं आ रहे, वो ठीक है, उनको इसराइल की जो भी सपोर्ट होगी फेयर नफ, लेकिन डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब ये ईरान पे डिपेंड करता है कि क्या, जैसे पर्ल हार्बर पे जापानीज ने अटैक किया था, आपको याद हो, तो उस वक्त तक तो अमेरिकन अभी जापान की तरफ नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने इन्वाइट किया था, पर्ल हार्बर पे अटैक किया, एयर बेस पे 3000 बंदे मारे अमेरिकन, जवाबन उन्होंने 2 बम मार के लाखों लोग उन्होंने मार दिया था। सो इट्स अप टू द ईरानियंस नाउ कि वो अमेरिका को दूर रखने चाहते हैं और जापान से सबक सीखना चाहते हैं कि वो कोई उनके एयर बेसिस पे अटैक नहीं करेंगे, या वो इस वक्त हाल्ट हैं, वुंडेड हैं, उनका नेशनल प्राइड, उनकी आर्मी, उनके लोग, ईरानियन एक हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, दे फील वुंडेड, दे फील हाल्ट कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, हमारी टॉप लीडरशिप मारी गई, सो वी विल गो ऑल आउट गए तो मेरा ख्याल ईरान को मजीद नुकसान होगा। माई व्यू। ठीक हो गया। सोलंकी साहब, सर आप क्या कहते हैं, अमेरिका खित्ते के अंदर जो है वो अपने रसूख को बढ़ाने के लिए ईरान के ऊपर अटैक, ईरान के किसी जवाबी अटैक की सूरत में अटैक की तरफ आएगा, ईरान जवाबी अटैक करेगा अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका जिम्मेदार है, हालांकि अमेरिका ने पहले ही कहा कि हमें इल्म ज़रूर था कि अटैक होगा लेकिन हमारा किरदार कोई नहीं है। तो अमेरिका का ये कह देना कि हमारा किरदार कोई नहीं है, इसका मतलब अमेरिका बराह रास्त इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। तो क्या ईरान घसीट के अमेरिका को लाएगा, क्या लगता है सर आपको? सर, ईरान जो अमरीकी मफादात हैं, बहरी बेड़ा है, उनकी तनसीबात हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, इराक़ में और गल्फ़ के और ममालिक में, बहरीन में, कतर में, अगर उन पे कोई हमला करता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पर जो बहरी जहाज़ हैं उनकी जो नेविगेशन है उसमें उस पर कोई हमला करता है, अभी आपने देखा होगा कि तेल की कीमतें पहले ही बहुत ऊपर चली गई हैं। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो शायद फिर अमेरिका बराह रास्त जो है इसमें आए। लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वो अमेरिकी जो इल्म है उससे बाहर नहीं था। सदर ट्रंप को और अमेरिकी इंतजामिया को पता था कि इसराइली क्या करने वाले हैं और उनके पास क्या टेक्निकल जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। तो इसका इन्हिसार, जैसा कि रऊफ ने कहा कि ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि अगर जो ईरान की एटमी जो सलाहियत है अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचा तो वो इसी हमले को जवाब बनाकर वो जो है वो एटमी हथियार बना दे और उसका ऐलान कर दे। बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक लेता हूं। सोलंकी साहब, आपके पास भी सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्लासा साहब के पास भी छोड़ के जा रहा हूं कि हिंदुस्तान क्या चाल चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो इसराइल का बड़ा करीबी दोस्त है। अभी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल ने खुल के हिंदुस्तान का साथ दिया है, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं। तो ताल्लुकात अब किसकी तरफ जाएंगे, पलड़ा किसकी तरफ जाएगा? ब्रेक के बाद ज़रा जायजा लें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है, रऊफ क्लासा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सोलंकी साहब, सर हिंदुस्तान क्या करेगा? उसके तो दोनों दोस्त हैं, इसराइल तो बहुत ही करीबी दोस्त है, ईरान से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ कारोबारी डील्स भी हैं उसके साथ। देखिए, भारत के जो असली जो ताल्लुकात हैं वो इसराइल के साथ हैं, ईरान के साथ नहीं हैं। ईरान के साथ बड़े
कारोबारी किस्म के ताल्लुकात हैं कि आपने हमें सस्ता तेल देना है, हमने उसके बदले आपको कुछ पैसे देने हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजिक किस्म के ताल्लुकात ईरान के साथ भारत के नहीं हैं। और आपने देखा कि जो हालिया मार्का था पाकिस्तान के साथ, उसमें भारत के साथ अगर दुनिया का कोई मुल्क खड़ा हुआ तो उसका नाम इसराइल था और कोई मुल्क नहीं था। तो इसलिए आज भी आप देखें कि जो बयान आया है भारत की वजारत खारजा का, उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप दोनों अच्छे बच्चे बन जाएं और इस मामले को आगे ना बढ़ाएं और हमें इस पे तशवीश है और हम आप दोनों से ये कहते हैं। तो जो इसराइल की जो जारियत है उसका कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह से हमने मजम्मत की है उस तरह से नहीं है। तो मेरे ख्याल में ईरानियों को पता है कि उनके दोस्त कौन है। अब मसला ये है कि भारत ये चाहता है कि वो इसराइल की तौर पर एक्ट करे, जैसे इसराइल ईरान को मार रहा है या फ़लस्तीनियों को मार रहा है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी इसी तरह से डराएं, धमकाएं, मारें। मसला ये है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। तो अभी जो उनको एक तरह से जिल्लत मिली है, उसके बाद मैं नहीं समझता कि भारत फौरी तौर पर कोई किसी किस्म की कोई जारहाना कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमें हर तरह से, वो रेगन कहता था ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई, तो आप हालात को देखें ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान को चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक हो गया। क्लासा साहब, सर अब ईरान मौजूद है, इसराइल मौजूद है और उसका दोस्त दोनों का जो है वो भारत है, जो मैंने सवाल सोलंकी साहब से भी किया था। तो भारत इन दोनों के साथ ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करेगा? सोलंकी साहब का तो कहना यह था कि जी बेबी तो उसका जो है यहाँ करीबी जिगरी जो है वो तो इसराइल है, तो वो इसराइल की साइड ही देगा। तो क्या भारत गैर मुताल्लिका रहेगा? दूसरा, इन दोनों ममालिक के दरमियान कौन से मुल्क ऐसे हैं कि जो बैठ के बातचीत के लिए जो है वो कोई टेबल फराहम करेंगे? क्योंकि ईरान तो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ममालिक के साथ ताल्लुकात के अंदर है। तो ईरान के पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो किससे रब्ता करे? क्योंकि पाकिस्तान की जंग के वक्त हमने देखा था कि सऊदी अरब भी आया, खुद ईरान भी आया, अमेरिका ने भी किरदार अदा किया, बरतानिया ने किरदार अदा किया। मतलब पूरी दुनिया दोनों ममालिक के पास पहुंच गई थी कि जी बैठ के बात करें, लड़े नहीं आपस में, बम ना बरसाएं, मिसाइल ना बरसाएं। तो ईरान के पास कौन आएगा उसको समझाने के लिए? इसराइल तो शायद समझने के लिए इस फौरी तौर पर तैयार नहीं होगा अभी। ये बड़ा अहम सवाल है आपका, और मेरा ख्याल है ये ईरानियन लीडरशिप को ख़ुद से पूछना चाहिए। आज से नहीं है ये जो आइसोलेशन है ईरान जिसमें खड़ा हुआ, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये पिछले 40 साल, मोर देन 40 ईयर्स की आइसोलेशन है। आप देखें तो ईरान के साथ कोई, मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 30-40 सालों में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि ईरान के साथ कोई बहुत बड़ी पावर्स खड़ी हुई। यहाँ ठीक है यूरोपियंस या रशियंस उनको सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन उनके वही ऑयल की या एनर्जी के उनके कंट्रैक्ट थे, या चाइना के साथ एनर्जी के उनके कंट्रैक्ट वगैरह थे, वो वहाँ तक कंट्रैक्ट की हद तक थे। लेकिन कंट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि कल को अगर आप जंग लड़ रहे हैं तो आपके जो कंट्रैक्ट वो कंट्रीज़ हैं जो आपसे एनर्जी ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, वो आपके साथ जंग भी लड़ेंगे। ये ज़रूरी नहीं होता। वो अगर आपसे तेल ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो उसके पैसे दे रहे हैं, दैट्स ए बिजनेस। और बिजनेस जो है वो फिर आपकी अपनी गलतियों की वजह से, वट एवर आप हो सकते हैं अपने आप को ठीक समझते हूँ, आप कोई डिज़ास्टर में जाते हैं, जंग में जाते हैं, फिर आपको जंग अकेली लड़नी पड़ती है। सो मैं ये समझता हूँ कि ईरानियंस ने पिछले 30-40 साल में कोई दोस्त नहीं बनाए। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि खित्ते में जो नेबर हैं आपके, चले हम जितने भी मतलब पाकिस्तान को बुरा भला के हैं, लेकिन 3-4 ममालिक हमारे साथ खड़े थे हुए हैं, इंक्लूडिंग ईरान एज वेल। वी आर ग्रेटफुल टू ईरानियन पीपल। लेकिन जब आप इतनी बड़ी जंग में चले जाएंगे जिसमें अमेरिकन हैं, जिसमें यूरोपियंस भी एक साइड पर बैठे हैं, इसराइल को पूरी सपोर्ट मिल रही है, तो कौन सा मुल्क होगा कि जो अपने जहाज़ आगे करेगा, अपना बैडी बेर आगे करेगा, अपने फौजी आगे करेगा? मैक्सिमम क्या करेगा? लिप सर्विस करेगा, जैसे आज पाकिस्तान ने भी की है। इन्होंने भी अपनी यहाँ पे कंडमनेशन कर सकते हैं, आप करारदादें पेश कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स या पाकिस्तान अपना सिस्टम या पाकिस्तान अपनी आर्मी वट एवर, वो तो नहीं भेज सकता कि हर मुल्क को अपनी पड़ जाती है कि हम डिफेंड करें। अभी भी जो जंग हुई है पाकिस्तान इंडिया की, तो पाकिस्तान की आर्मी लड़ी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ी है। हाँ ठीक है, बाकी सपोर्ट हमें हासिल थी, लेकिन अल्टीमेटली ऑन ग्राउंड इन द एयर हम खुद थे, हमारे सिस्टम थे, चाहे वो हमने चाइना से लिए, चाहे हमें तुर्की ने सपोर्ट की, अज़रबैजान, ईरान, जिसने भी की। वो आपको वेपन्स कोई दे सकता है, सपोजली कोई आपको कोई टेक्नोलॉजी दे सकता है, तो आपने खुद लड़ना होता है। जो मुझे अफसोस है, दुख है
कि ईरानियंस ने 30-40 सालों में अपने मुखालिफ ज़्यादा बनाए हैं, वन मैन आर्मी के तौर पर एक्ट किया है। फिर वहाँ पे जो आपकी वाइब्रेंट यूथ थी, आपकी पॉपुलेशन थी, जैसे सऊदीज़ ने अपने आप को एडजस्ट किया है MBS साहब के दौर में, उन्होंने वहाँ चेंजेस की, उन्होंने वहाँ पे नौजवानों को, यूथ को आज़ादी दी, बाहर निकाला, उनको थोड़ी फ्रीडम दी, उनको अपने मुल्क के साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी, चेंजिंग वर्ल्ड दी। ईरानियन वो बदकिस्मती से उनके यहाँ हमें ये चीज़ नज़र नहीं है। ईरानियन अभी भी वहाँ पे सख्ती से एक उन्होंने अपनी सोसाइटी पे कंट्रोल रखा हुआ है। उन्होंने उनको वो फिर बल्कि पिछले आपको कुछ अरसों में 2-3 सालों 4 सालों में हमने देखा है वहाँ पे कोई अगर कोई थोड़े से मुजाहरे भी हुए तो उनको बड़ी सख्ती से कुचला गया है, ख़वातीन तक को फांसी लगाई गई है, वहाँ पे बड़ी सख्ती से लोगों को दबाया गया है, डिसेंट वैसेज को। जब आप अपने माशरे के अंदर अपनी यूथ को, नौजवानों को मौका नहीं देंगे कि वो आगे आके आपके मुल्क के लिए कोई कुछ चीज़ें इन्वेंट करें, कोई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, मॉडर्न नॉलेज की तरफ जाएं, वो भी अमेरिका जाके पढ़ें, वो भी ब्रिटेन जाएं, दुनिया के और मुल्कों में वो चाइना जाएं, आपके बच्चे सीखें, वहाँ से कोई नई चीज़ लेकर आएँ। अभी मैं पढ़ रहा था इसराइल के बारे में कि उनका IQ लेवल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी उसमें कोई वेस्टर्न पेपर 120 से ऊपर है। वो कहते हैं वो जिनका IQ लेवल, जिनकी पॉपुलेशन का मतलब मोस्टली 120 से ऊपर है। टेक्नोलॉजी के छोटा सा मुल्क है, उनकी टेक्नोलॉजी देखें। अभी जो प्रिसाइज उन्होंने बम्बिंग किए, मैं एक उनके कमांडर का वो देख रहा, बिल्डिंग देख रहा था, एक फ्लैट जो अपार्टमेंट को सिर्फ उसी को हिट किया गया है। तो वो जब आप अपने इस तरह के मुखालिफ के साथ लड़ रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी यूथ को, सोसाइटी को मॉडर्नाइज नहीं कर रहे, अपने बच्चों को आगे नहीं आने दे रहे, कोई आवाज़ उठाता है उनको फांसियाँ लगा रहे हैं, तो फिर तो आपने एक केज बना लिया है, आपने गिर्द एक आपने वो क्या कहते हैं जाल खुद ही बुन दिया, पूरी दुनिया से कट के रह गए। इस तरीके से कैसे आप 21वीं सदी में अपने पावरफुल एनिमीज़ का, अच्छा चलें आपके पास ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं कि आपके अपने वैल्यूज़ हैं, कल्चर है, फेयर इनफ, ट्रेडिशंस हैं, वी रिस्पेक्टेड जैसे ईरानियन लोग रहना चाहते हैं, फिर अपने खित्ते में दोस्त बना के रखें, अपने इलाके में दुश्मना काम करें, फिर प्रॉक्सीज वार ना करें, कोई दूसरे की वार को खींच के अपने घर ले करना है, शाम हो, लेबनान हो, होतीज़ हों, या वट एवर, हमास वगैरह, तो फिर अपनी ही मतलब पाकिस्तान ने भी तो फ़लस्तीन की हमेशा सपोर्ट रखी है, पाकिस्तान ने दीगर इशूज़ पे हमेशा चचनियाँ हो, दीगर ममालिक हों, तो आपको भी फिर सपोर्ट रखनी चाहिए थी। लेकिन अब वहाँ की जंग जो है घसीट के, ड्रैग करके, मेहनत के साथ अपने घर ले आना और अपने लोगों को एक्सपोज करना इतने बुरे तरीके से, फिर आपके पास अच्छा वार टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? क्योंकि आप आइसोलेशन में थे ना, रशियंस आपको दे रहे, रशियन से कोई दिए हैं 2000, रशिया अपनी जंग में फंसा हुआ है, वो अपनी जंग लड़े, आपको सपोर्ट करे। अच्छा यूरोपियन इस जंग में आपको सपोर्ट करने साफ जरा नहीं है कि वो भी यूक्रेन की वार में फंसे हुए हैं, अमेरिका भी यूक्रेन की वार में फंसा हुआ है। अच्छा पाकिस्तान, इंडिया ऑलरेडी एक टेंस माहौल खड़ा हुआ है, उस माहौल में कौन सा मुल्क होगा जो ईरान के साथ खड़ा होना पसंद करेगा? लिप सर्विस करेंगे, सऊदीज़ ने भी की है, उन्होंने भी आज ये बात की, मजम्मत की है, बाकी मुल्क भी मजम्मत करेंगे। जंग अल्टीमेटली आपने खुद लड़नी होती है। और बकौल कोई दोबारा रिपीट करूंगा उनके चाइनीज़ फिलासफर के बहादुर वो होते हैं जो जंग से बचते होते हैं, जो लड़ते होते हैं, वो फिर मोदी साहब की तरह अपने आप को एक्सपोज करके मजीद एम्बेरसमेंट लाते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैं दोनों पैनलिस्ट के पास अलग अलग सवाल छोड़ के जाऊंगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की कल मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब से, क्या बातचीत हुई है? सियासी मामला पे बातचीत हुई है या खैर सगाली की मुलाकात थी? और खुलासा साहब सर आपके पास एक बड़ा अहम सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान दिया है, 13वीं मरतबा गालबन उन्होंने इस अज़म का अदा भी किया है कि उन्होंने जंग रुकवाई थी। और पाकिस्तान तो उनका कहना है कि एटम बम चलाने वाला था, मैंने पाकिस्तान का टर्म जो एटमी टर्न हो सकता था उसको रोका है, और मसला कश्मीर भी वो कहते हैं कि मैं हल कराऊंगा। ब्रेक के बाद जायजा लें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सोलंकी साहब सर आपकी कल मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान से, सर कोई सेहत के मामलात पूछने के लिए गए थे, वैसे कोई रस्मी सी मुलाकात थी या कोई सियासी मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू हुई है? एक ही जुमला है, हम पुराने दोस्त हैं और पुराने दोस्तों की एक मुलाकात थी। तो जब दोस्त मिलते हैं, क्लासरा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम सूरज के नीचे जितनी भी चीजें होती हैं, हम तमाम चीजों पे जाती हाल अहवाल से लेके सर साफी दोस्त तो ना वो इतना शरीफ नहीं होता है कि वो सिर्फ हाल अहवाल पूछे, वो सियासी दर्जा हरारत के मुतालिक भी पूछ के आ ही जाता है। पूछ लूं अगर इजाजत दें, अगर मुझे इजाजत जी क्लासा साहब, जी सर सोलंकी साहब अभी हमारे दोस्त जो है ना फवाद, बड़ा वो सवाल उन्हें डायरेक्ट पूछना चाहिए था आपसे मैं चलें पूछ लेता हूँ उनकी जगह। ये बताएं कि कोई
आपको कोई अवान सदर में कोई जरदारी साहब एज ए स्पोक्स पर्सन के तौर पर कोई ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे, क्योंकि उनके पास इस वक्त उस कैलिबर का, उस स्टैंडिंग का बंदा नहीं है जो वो सीट है वो आप ही फिल कर सकते हैं, कीपिंग योर प्रोफाइल इन व्यू। क्या उन्होंने कोई आपको पेशकश की कि आप हैं और अवान सदर में मेरे तर्जमान की जो पोस्ट एक इस वक्त है उसको हैं फिल करें? सर ये डायरेक्ट हमला है आप पे, अब आप मिसाइल सिस्टम चलाएं अपना दिफा का। हमला नहीं है, हमला नहीं है सर, ये सवाल है और बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। मेरे इल्म में इस तरह की बात नहीं है, और अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगे तो जाहिर है हम अपने यार दोस्तों से सलाह मशवरा करके जो है वो कोई फैसला करेंगे। सर और क्या बातचीत हुई, कोई सियासी बातचीत? कोई ऑफर हुई है आपको, आप अभी बता नहीं रहे आप? सर वो मशवरा करके बताएंगे सर खलासा साहब, इतना तो इख्तियार देना। अगर कोई ऐसी ऑफर होगी तो हम अपने यार दोस्तों से सलाह मशवरा करके ज़रूर जो है वो इस पर कोई फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है वो हमारे पुराने कुछ ताल्लुकात हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, क्या इसराइल जो है वो हमला कर सकता है ईरान पे, ये कल रात की बात। तो ये इस तरह की सारी बातें थी, कोई ऐसी खास बात नहीं थी मुल्क के सियासत के हवाले से। ठीक हो गया खलासा साहब। सर आपके पास ये सवाल नहीं था, आपके पास सवाल था ट्रम्प साहब मसला कश्मीर हल कराएंगे। सर 13वीं मरतबा उन्होंने कल तस्करा किया है अपनी बहादुरी का। मेरा ख्याल है बिल्कुल वो सीरियस हैं इस दफ़ा ट्रम्प साहब, और स्पेशली उन्होंने जो उनकी वो चेड़ बना ली है ना मोदी साहब की, कि हर अपनी तकरीर में वो ज़रूर जिक्र करते हैं कि सीज़ फायर मैंने करवाई थी, और मोदी साहब या इंडिया जो है इससे डिनाई करता है। तो लगता ये है कि इस दफ़ा वो इस मामले में सीरियस हैं, एंड हम भी चाहते हैं टू बी फेयर, हम भी ट्रम्प साहब के इंटरनली मतलब ग्रेटफुल होंगे, क्योंकि कश्मीर की वजह से जो इस खित्ते में जो तरक्की हो सकती थी, दोस्ती हो सकती थी, अपॉर्चुनिटीज़ वो खुल सकती थी, वो नहीं खुल सकी। मतलब 60-70 लाख या वट 1 करोड़ के करीब जो बेचारे कश्मीरी हैं, उनकी वजह से तकरीबन 2 बिलियन की पॉपुलेशन जो है इस खित्ते में, बल्कि ज़्यादा के हैं, उसमें अब साथ चाइना भी मतलब शामिल है लद्दाख वगैरह के हवाले से। सो जो कोई तकरीबन 3-4 बिलियन की आबादी अफेक्ट हो रही है एक कश्मीर इशू की वजह से। 60 या 1 करोड़ लोग जो हैं कश्मीरी बेचारे जो 75 साल से भुगत रहे हैं, वो ग्रिल हो रहे हैं, दरमियान में सैंडविच हो रहे हैं। तो बड़ी ज़रूरत है इसकी, और आई होप एंड आई विश एंड प्रे कि ट्रम्प साहब इसको सीरियस लेंगे, और मुझे खुशी है वो सीरियस ले रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि ट्रम्प साहब इज़ अ मैन लाइक नो नॉनसेंस टाइप माइंड है आदमी है, जो बात करते हैं वो कोशिश करते हैं एग्जीक्यूट करें, सीधी बात करते हैं, डील पे बिलीव करते हैं, बिजनेसमैन उनका जहन है, मतलब गिव एंड टेक, योर कॉल, ये आपके ये टेबल पे चीज़ है, लेनी है या नहीं लेनी, नहीं लेनी तो फिर वो मुझे याद आता है हमारी ये फिल्मों में नहीं होता था, इंडियन फिल्में हो या पाकिस्तानी पंजाबी वगैरह या उर्दू, उसमें वो होता था कि वो जाते हैं सामने ब्रीफ केस रख देते हैं किसी भी बंदे के, ईमानदार अफसर वगैरह का, आपने देखी होंगी फिल्में, तो ब्रीफ केस रख देते हैं, एक साइड पे ब्रीफ केस होता है और दूसरी साइड पे आप समझ जाएं क्या होता है, वो पिस्तौल भी होता है, वो कहते हैं ब्रीफ केस है, एक ये रख लो या ये पिस्तौल है। तो ट्रम्प साहब का भी ये है, भाई साहब एक तरफ वो कहते हैं ट्रेड है, ये ट्रेड है, नहीं तो फिर आया जे टॉम और क्रूज मिसाइल। मैं सर जरा सोलंकी साहब से भी आखिरी मिनट है सर, आखिरी मिनट है, मैं सोलंकी साहब से भी सर तबसरा ले लूँ। सोलंकी साहब ट्रम्प साहब 13वीं मरतबा उन्होंने मसला हल कराने की जो है वो एक गुफ्तगू की, और मसला कश्मीर भी वो कहते हैं मैं हल करा दूंगा, करा देंगे सर? मुझे नहीं लगता, लेकिन ट्रम्प साहब जो है उन्होंने परेशान अच्छा खासा किया है मोदी साहब को, और मेरे ख्याल में 2 दिन बाद जब वो कनाडा जाएंगे और ट्रम्प साहब भी मेरे ख्याल में वहाँ जाएंगे, तो वो शिकायत ज़रूर करेंगे कि जी आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, आपने हर रोज़ मुझे बेइज्जत करवाते हैं, क्योंकि मोदी साहब खासी परेशानी में हैं, जो ट्रम्प साहब जो बार बार इसका जिक्र करते हैं कि मैंने ये सुलह कराई और कश्मीर वगैरह का जिक्र करते। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। रऊफ़ खलासा साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।